हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद SMA। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे और प्रवृत्तियाँ, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूमंडलीकरण क्या है और भूमंडलीकरण के प्रति दृष्टिकोण। ठीक है, आइए देखते हैं भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है। इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। भू यानी भूमि, मंडलीकरण का अर्थ होता है समाहित होना। इस प्रकार भूमंडलीकरण का अर्थ हुआ जब प्रत्येक देश अपने देश की सीमाओं को छोड़कर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक छत के नीचे आ जाते हैं। और ये सहयोग व्यक्ति, पूंजी, तकनीक इत्यादि किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए जब देश, विश्व के जितने भी देश हैं, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक छत के नीचे आ जाता है। अब ये सहयोग किसी भी रूप में हो सकता है। एजुकेशन के लिए लोग एक देश के देश दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरे देश की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, पूंजी का उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है? वैश्वीकरण के कारण ही तो ये संभव हुआ है। ये सब वैश्वीकरण है। भूमंडलीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और यह एक विकासशील प्रक्रिया है जिसका अभी भी विकास होता रहा है और इसका विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, भूमंडलीकरण एक सतत प्रक्रिया मतलब निरंतर चलती रहती है और इसका अभी भी विकास हो रहा है और इसका विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। भूमंडलीकरण के कारण क्या हुआ है? दुनिया के सभी देश आपस में जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो। यदि हम भूमंडलीकरण के आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो वैश्वीकरण के कारण व्यापारिक प्रतिबंधों में कमी आई है। अब कोई भी देश किसी भी देश में जाकर अपना व्यापार कर सकता है, किसी भी देश में अपना उत्पादन कर सकता है तथा अपनी उत्पादित वस्तुओं को किसी भी देश में बेच सकता है। वैश्वीकरण से बहुत सी व्यापारिक बाधाओं का सामना करना पड़ता था। यदि हम वैश्वीकरण के राजनीतिक रूप को देखते हैं तो वैश्वीकरण के कारण लोकतंत्र, मानवाधिकार व सुशासन के विषय में राज्य को शासन चलाने के लिए बहुत सी तकनीकें मिली है। ठीक है, जैसे पहले मतदान मशीन द्वारा नहीं होता था। पहले पुराने समय में क्या होता था? मतदान मशीन द्वारा थोड़ा होता था। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है? EVM मशीन आ गई है। EVM मशीन द्वारा मतदान होता है जिससे राज्य को शासन चलाने में काफ़ी लाभ हो रहा है। यदि हम वैश्वीकरण के सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो विभिन्न देशों की संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे भारत में पश्चिम सभ्यता का चलन सा चल गया है। खान पान से लेकर वेशभूषा तक, जीन्स, टॉप, बर्गर, पिज़्ज़ा, इंग्लिश संगीत सुनना, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना, ये सब क्या है? वैश्वीकरण के प्रभावी तो देखने को मिल रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता अपने देश में उसका चलन हो रहा है इतना ज़्यादा, लोग बर्गर खा रहे, पिज़्ज़ा खा रहे। ये सब पश्चिमी सभ्यता है, हमारे देश की सभ्यता नहीं है। जीन्स पहनना, इंग्लिश भाषा का प्रयोग करना, अंग्रेजी संगीत सुनना, ये सब पश्चिमी सभ्यता है। वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ दिया है। वैश्वीकरण के कारण पूरा विश्व एक गांव में तब्दील हो गया है। अब कोई दूरी नहीं रही है। इंटरनेट ने पूरे विश्व में एक क्रांति सी हो गई है। संचार के माध्यमों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। कहीं पर भी चाहे वे कितनी भी दूरी पर क्यों ना बैठा हो, घर बैठे बैठे बात कर सकते हैं, घर बैठे बैठे वस्तु का उपभोग कर सकते हैं, आसानी से किसी भी सूचना को ग्रहण कर सकते हैं। ये सब वैश्वीकरण के कारण ही तो हुआ है। अमेरिका में कौन सी घटना घट रही है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ये सब हम घर बैठे बैठे देख सकते हैं। ठीक है, घर बैठे बैठे वस्तु का उपभोग कर सकते हैं। ऑनलाइन हम कोई किसी भी चीज़ को मंगा सकते हैं। ये सब क्या है? वैश्वीकरण के कारण ही तो हुआ है। अगर हम इसके सबसे ज़्यादा प्रभाव की बात करें तो वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में देखा जाता है। जैसे वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय विस्तार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के लगभग 90% देशों में फैली हुई है, यानी 70% देशों में ये अपना व्यापार कर रही है। ठीक है, अगर जो हम वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखें ना वैश्विक स्तर पर, तो आर्थिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। MNC और बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने बहुत ज़्यादा फैल गई है पूरे विश्व में। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब हम भूमंडलीकरण के प्रति दृष्टिकोण की बात करेंगे। सामान्य तौर पर भूमंडलीकरण के 3 दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं: अति भूमंडलीकरण, संदेहवादी दृष्टिकोण, परिवर्तनवादी दृष्टिकोण। ठीक है,
सबसे पहले हम अति भूमंडलीकरणवादी के बारे में चर्चा करेंगे। विद्वान के ओहमी के अनुसार वो ये कहते हैं कि परंपरागत राष्ट्रीय राज्य जो है अब भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा है और ना ही ये स्वाभाविक है और ना ही ये संभव है। पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो परंपरागत राष्ट्रीय राज्य की व्यवस्था थी, लेकिन अब वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था है। के ओमी कहते हैं कि भूमंडलीय अर्थव्यवस्था जो है इस अवस्था में राष्ट्रीय राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, ना ये संभव है और ना ही ये स्वाभाविक है। सीमा रहित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय सरकारों का महत्व बहुत कम हो गया है, क्योंकि भूमंडलीकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, एक देश से बाहर निकलकर व्यापार करना है। ठीक है, राष्ट्रीय राज्य का भूमंडलीकरण की व्यवस्था में ना अब राष्ट्रीय राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रहा है, ऐसा अति भूमंडलीकरणवादी मानते हैं। ठीक है, के ओमी के अनुसार भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था में मध्यवर्ती संस्थाएं पीसी जा रही है, यानी एक देश की मध्यवर्ती संस्थाएं कौन सी होती है? जो एक देश की होती है, जो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना बहुत ज़्यादा छोटी होती है। एक देश की जो निजी संस्थाएं होती है ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी, अब उनका कोई उपयोग नहीं रहा है, यानी उनका भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था में समाप्त होना निश्चित है। और इस प्रकार बहुराष्ट्रीय निगम तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार शक्तिशाली हो गए। इससे क्या हुआ है? बहुराष्ट्रीय निगम और अंतर्राष्ट्रीय बाजार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। वो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और बहुराष्ट्रीय निगमों के पास इतनी शक्ति है कि अब राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रहा है, उन्होंने राज्य की शक्तियों को कम कर दिया है। वो ये कहते हैं कि अब विश्व में केवल अंतर्राष्ट्रीय निगमों और व्यक्ति की ताकतों का नियंत्रण है, उन्हीं का वर्चस्व है। उदाहरण के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जैसे अमेजॉन, फेसबुक, उनका साल भर का टर्नओवर कभी कभी एक देश की जीडीपी से ज़्यादा हो जाता है। व्यक्ति और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास ताकत इतनी आ गई है कि अब ये एक राज्य को नियंत्रित करने लगे हैं। पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय थी, एक दो देशों में काम करती थी, परंतु इनका कार्य क्षेत्र स्थानीय था। ठीक है, पहले जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी वो स्थानीय थी, एक दो देशों में काम करती थी, बस उनका कार्य क्षेत्र जो था स्थानीय था। परंतु अब ये कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं। अब विश्व के अलग अलग देशों में इनका कार्य क्षेत्र है और इनकी शक्तियों और ताकतों का दिन प्रतिदिन फैलाव होता जा रहा है। अति भूमंडलीयवादी कहते हैं कि राज्य अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है। राज्य के पास ना शक्ति है और ना ही सत्ता है। राज्य अपनी सत्ता और पहचान को खो चुका है और अब राज्य का नियंत्रण नहीं रहा है। अति भूमंडलीकरणवादी कहते हैं कि राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्तियाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी आर्थिक शक्ति महत्वपूर्ण है। वो आर्थिक शक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि राज्य भूमंडलीकरण के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते, वे धारा से पीछे रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, यानी भूमंडलीकरण के साथ साथ चलना होगा। उनका कहना है कि जो राज्य की कल्याण नीतियाँ प्रशासन के सामाजिक प्रतिमान और लोकतांत्रिक प्रतिमान का कोई उपयोग नहीं है। विश्व भर में नया अभिजात वर्ग का उदय हुआ है। नया वर्ग भूमंडलीकरण से मिलने वाले लाभों का फ़ायदा उठा रहा है। विश्व में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, उपभोक्ता का सिद्धांत चल रहा है। ये परंपरागत संस्कृतियों और जीवन पद्धतियों को छोड़कर विश्व में नई सभ्यता को पहचान दे रहा है। ठीक है, अब हम संदेहवादी दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। इनका अति भूमंडलीयवादी से मतभेद है। इन्हें संकालू बताया गया है। ये कहते हैं कि भूमंडलीकरण एक मिथक है। ठीक है, ये कहते हैं कि कुछ विद्वान जो आर्थिक शक्ति को महत्व देते हैं वो राज्य की राजनीतिक शक्ति को कम आंक रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बाजार शासन नहीं चलाता, बल्कि शासन चलाने का सारा उत्तरदायित्व राजनीतिक हाथों में होता है, ना कि बाजार के हाथों में। ठीक है, उनका यह कहना है कि शासन कोई राज्य थोड़ा, बाजार शासन थोड़ा चलाता है, शासन चलाने का तो सारा उत्तरदायित्व राजनीतिक हाथों में होता है। राज्य के बीच संबंधों का निर्धारण राजनीतिक शक्ति करती है, ना कि अर्थव्यवस्था करती है। ठीक है, भूमंडलीकरण पश्चिम साम्राज्य का चरण है जो कमज़ोर देशों पर अपना शासन दबाना चाहता है, उनका शोषण करना चाहता है।
इसमें पश्चिम राज्य ऐसा व्यापार नीति अपनाते हैं, पश्चिम राज्य जो है इसमें ऐसी व्यापार नीति अपनाते हैं और इस तीव्रता से व्यापार करते हैं ताकि वे व्यापार पर एक अधिकार कर सकें और छोटे गरीब देशों का शोषण कर सकें और अपना एक अधिकार स्थापित कर सकें। उनका कहना है कि विश्व अर्थव्यवस्था की पूर्ण संरचना नहीं हुई है, बल्कि पुरानी व्यवस्था जो एक विभाजनकारी व्यवस्था थी उसी को जन्म दे रहा है। ये कहते हैं कि अधिकांश व्यापार और निवेश उत्तर के देशों को लाभ पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण उत्तर के देशों को ज़्यादा फायदा हो रहा है और दक्षिण के देशों यानी विकासशील देशों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, विकसित देशों को ज़्यादा फायदा हो रहा है, विकासशील देशों को इससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है। इससे समानता को बढ़ावा मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे असमानता को बढ़ावा मिल रहा है, जिसके कारण समाज में विभाजनकारी रूप देखने को मिल रहा है। असमानता के कारण विश्व में कट्टरवादिता और संजातीयता का फिर से पुनरुत्थान हो रहा है और राष्ट्रवाद का जो रूप है आक्रामक होता जा रहा है। संस्कृति साम्राज्यीकरण के कारण लोग अपनी स्थानीय पहचान खोते जा रहे हैं। विश्व प्रशासन में पश्चिमी प्रभुत्व चल रहा है और वो ही इन भूमंडलीकरण के नारे को लगाकर सारा लाभ वही उठा रहे हैं। ठीक है, अब हम परिवर्तनवादी दृष्टिकोण की बात करेंगे। भूमंडलीकरण दुनिया में परिवर्तन ला रहा है। ठीक है, भूमंडलीकरण विश्व में बहुत तीव्रता से परिवर्तन ला रहा है और ये परिवर्तन हमें जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिला है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार की प्रणाली में यानी भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय तथा देशीय और बाह्य तथा आंतरिक इन मामलों के बीच स्पष्ट अंतर नहीं रह गया है। अब यह अंतर स्पष्ट करना आसान नहीं है कि यह बाहरी मुद्दा है या आंतरिक मुद्दा है। परिवर्तनवादी भूमंडलीय अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में देखते हैं। ठीक है, परिवर्तनवादी भूमंडलीय अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में देखते हैं। उनका ये मानना है कि भूमंडलीकरण से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तनवादी कहते हैं कि भूमंडलीय अर्थव्यवस्था सामाजिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ला रही है, प्रशासकीय संस्थाओं में परिवर्तन ला रही है और बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। परिवर्तनवादी दृष्टिकोण कोई एक परिवर्तनवादी दृष्टिकोण नहीं रखते, बल्कि दीर्घकालीन विचारधारा है। ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया बताते हैं भूमंडलीकरण को। ठीक है, भूमंडलीकरण को एक ऐतिहासिक प्रक्रिया बताते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।